हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वागत कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के 8 लेक्चर कवर कर लिए हैं। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। अगर इससे पहले इसके लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी गुप्तोत्तर वंश यानी कि गुप्त वंश के समकालीन जो चल रहा था उत्तराखंड में, उन वंशों की बात की थी। हमने देखा था कि कुडिंदु के बाद उत्तराखंड की में जो राजवंश थे उनके शासन करने की स्थिति किस तरीके से थी। काफ़ी तामाछन्न था उत्तराखंड का इतिहास और कुछ छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश यहाँ पे आते हैं और अपना आधिपत्य जमाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख राजवंश क्या क्या थे वो हमने डिस्कस किया हुआ था। हमने देखा था किस तरीके से मित्र वंश, योधेय वंश और यहाँ पे कुमाऊं में उस टाइम क्या था, खसों का शासन चल रहा था। और एक राज्य हमने देखा था कर्तपुरी राज्य, जिसको इतिहासकार मानते हैं कि जो कर्तपुरी राज्य है वो कुडिंदु के द्वारा ही बसाया गया एक राज्य है कर्तपुरी राज्य। ठीक है ना। और इधर ही देखते हैं तो यहाँ इस साइड में नीचे साइड में क्या था, मित्र वंश शासन कर रहा था। और नैनीताल साइड में अगर देखें तो आई छत्रा एक शासक था, ये भी शासन कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें हिमाचल की, तो हिमाचल में कुलुत वंश शासन कर रहा था। और इधर अगर हम बात करें इसी के इस साइड में तो वार्षगोणी और इसके ऊपर छागलेश वंश जो था ये शासन कर रहा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार की स्थिति थी गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, गुप्तोत्तर काल की जो स्थिति थी उत्तराखंड की कुछ इस तरीके की स्थिति थी। उसके बाद हमने देखा कि हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। नागू ने कन्नौज के मौखरी वंश को समाप्त किया और उसके बाद वहां पे क्या नागों का शासन चलता है। अब नागों के पास कोई शासन न होने के कारण उनने अपने बहनोई हर्षवर्धन को वहाँ का शासन संभाल दिया। और 647 तक क्या था, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647, उसके बाद वर्धन वंश का क्या हो जाता है, यहाँ से अंत हो जाता है। तो वर्धन वंश, अगर हम हर्षवर्धन की बात करते हैं, हर्षवर्धन एक सामंतवादी शासक था। तो सामंतवादी शासक किसको बोलते हैं कि जो सामंतवादी शासक ऐसा शासक होता है जो राजा क्या कर लेता है, छोटे छोटे राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लेता है और वहां से टैक्स मंगाया करता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो था एक सामंतवादी शासक था। और इसकी अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का काल कन्नौज में शासन करता था हर्षवर्धन, और पूरे उत्तराखंड में भी उस टाइम पे इसी का शासन था। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने देखा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो कन्याकुब्ज, ठीक है, कन्याकुब्ज, इसने एक राज्य बसाया था जिसका नाम क्या रखा था, कन्याकुब्ज। कन्याकुब्ज जो राज्य था वो 3 छोटे राज्यों में टूट जाता है, जिसमें से एक क्या होता है, शत्रुघ्न नगर, और दूसरा होता है गोविसाण, और तीसरा होता है ब्रह्मपुर राज्य। तो आज जो हमको देखना है इसी ब्रह्मपुर राज्य की हमको बात करनी है कि ब्रह्मपुर राज्य में किस तरीके से यहाँ पे जो शासन करते हैं पर्वताकार राजवंश या पौरव राजवंश, उसकी हम बात करेंगे। तो ये हर्षवर्धन का शासनकाल था। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्थिति रही थी। अब भाई देखिए, जैसे ही यहाँ से हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने आप में सिमट कर रखा था, सामंतवादी शासक यहाँ पे चलाया था, तो ये राजवंश क्या कर लेते हैं, एक स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन यहाँ पे इसकी मृत्यु के बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। तो अब देखते हैं भाई पौरव राजवंश की क्या स्थिति रही उत्तराखंड में। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। देखिए भाई, जो ब्रह्मपुर राज्य था यहां पे जो शासन करने वाला शासक था उसको इतिहासकार पौरव राजवंश बोलते हैं, या इसी को आप पर्वताकार भी लिख सकते हो, पर्वताकार राजवंश, पर्वताकार राजवंश ये बोला गया है इतिहासकारों के द्वारा, पौरव या फिर पर्वताकार राजवंश। सबसे पहले अगर इस राजवंश के बारे में हम कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका शासनकाल कब से कब तक है। तो शासन कब से कब तक किया, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मेनली इसका शासन जो माना जाता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी से यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, 725 ईस्वी तक
लगभग जो शासन रहता है ये किसका रहता है, पौरव राजवंश का रहता है। अभी हम बात करेंगे आगे ये इस शासनकाल में क्या बातें थी, किस तरीके से शासन कर रहा था। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ये तो इसका शासन हो गया। दूसरी बात, इसके जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले, आखिर इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस राजवंश के बारे में। तो देखिए भाई, इसके जो जानकारी के स्रोत हैं, वैसे तो बहुत जगह से जानकारी इसकी मिलती है, ठीक है, 12 महिर, मार्कंडे पुराण, बहुत जगहों से इसकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं, लेकिन मेनली जो हैं वो हमारे 2 स्रोत होते हैं, ठीक है। एक क्या है, तालेश्वर का ताम्र अभिलेख, तालेश्वर कुमाऊं से जो मिला था ताम्र अभिलेख मिला था, ठीक है, तालेश्वर अभिलेख। और दूसरा जो जानकारी का स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। 2 जानकारी के इंपॉर्टेंट स्रोत हैं जहां से हमें पौरव राजवंश के बारे में या पर्वताकार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं तालेश्वर अभिलेख की और वेनसांग के यात्रा वृत्तांत की, तो दोनों से ही हम बात करेंगे क्या क्या जानकारी यहाँ पे मिलती है पौरव राजवंश के बारे में। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तालेश्वर अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है तालेश्वर अभिलेख, ठीक है। तालेश्वर अभिलेख मिला कहाँ से था, तो ये कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र से मिला था तालेश्वर अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख जो है कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र से मिलता है तालेश्वर अभिलेख। और दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है, तालेश्वर अभिलेख के खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो वाईके गुप्ते इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है। वाईके गुप्ते इसके क्या हैं, खोजकर्ता हैं भाई, किसके, तालेश्वर अभिलेख के, ठीक है। तालेश्वर अभिलेख कुमाऊं से एक अभिलेख मिला था जिसमें किसकी जानकारी मिलती है, कुछ इस तरीके का अभिलेख था। ये हम बात कर लेते हैं तालेश्वर अभिलेख की, ये तालेश्वर अभिलेख है कुछ इस तरीके से। इसमें क्या, एक जगह पे मुद्रा बनी हुई है और इसके ऊपर यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या जानकारी मिलेगी, तालेश्वर अभिलेख से जो ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश था, पौरव राजवंश के वंशानुगत इनके क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से राजा का नाम यहाँ पे मिलता है वो जानकारी हमको यहाँ से मिलेगी। मुद्रा में क्या क्या चीज़ मिलती है, ठीक है। तो देखिए, एक तो मुद्रा जो है ये कुटिला लिपि में लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत भाषा और कुटिला लिपि में लिखी गई है। क्या इनकी जो मुद्राएं में यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो शासनों का जो यहाँ पे शासक हैं, देखिए इस तरीके से शासकों का क्रम यहाँ पे दर्शाया गया है। और कुछ मुद्रा में भी बहुत चीज़ें आपके यहाँ पे बनी हुई हैं और यहाँ पे भी इनका शासकों का शासन यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। 2 चीज़ें हैं भाई। अगर हम बात करते हैं दोनों की शासन जो वंशानुक्रम है इनका, इस ताम्र अभिलेख के अनुसार, तालेश्वर अभिलेख के अनुसार, ये क्या है, ये हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये अभिलेख है आपका ताम्र अभिलेख और ये इंपॉर्टेंट है जानकारी का स्रोत। तो मैंने 2 चीज़ बताया, इसमें जो वंशानुगम यहाँ पे राजाओं का नाम मिलता है, यहाँ पे भी राजा का नाम मिलता है, एक तो ताम्र अभिलेख में और दूसरा मुद्राओं में मिलता है। मुद्राओं में जो राजा का नाम मिलता है और जो यहाँ पे मिलता है वो लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इनमें रहता है, उसको हमको समझना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर उसी टाइम पे क्या आता है, वेनसांग आया था, तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, देखो चीनी यात्री वेनसांग है और ये भारत आता है, तो यहाँ पे क्या लिखता है, जब ये वापस जाता है तो अपना इसका जो यात्रा वृत्तांत था CU की, ठीक है, CU की, उसमें ये उत्तराखंड के बारे में भी जानकारी मिलती है, जहाँ से पौरव राजवंश के बारे में कुछ जानकारी के स्रोत मिलते हैं। तो वेनसांग क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। वेनसांग कहता है कि मैं मोयुलो आया, मोयुलो, ठीक है ना, क्या बोलता है, मोयुलो आया। मोयुलो किसको बोलता है भाई, देखिए चीनी यात्री है तो इसने अपनी चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है मोयुलो, ठीक है, मोयुलो। तो मोयुलो किसको कहा गया है, मोयुलो अगर इसकी पहचान इतिहासकारों द्वारा की गई तो ये क्षेत्र कौन सा है, हरिद्वार क्षेत्र है, ठीक है। मोयुलो जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र को मोयुलो बोला गया है वेनसांग के द्वारा। उसके बाद इसने दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेनसांग ने भाई एक तो चीज ये बोल दी, मोयुलो बोल दिया, और दूसरी चीज यहां पे बोली ब्रह्मपुर राज्य के लिए क्या बोला, तो इसने बोला पोलो कीमोपोलो, पोलो कीमोपोलो, ठीक है, कीमोपोलो, पोलो कीमोपोलो। तो पोलो कीमोपोलो इसने फिर बाद में भाई देखिए ये इस तरीके से लिख दिया इसने, पोलो कीमोपोलो। इसने बोला कि पोलो कीमोपोलो एक बहुत बड़ा राज्य यहाँ पे था जहाँ शासन हो रहा था यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसकी पहचान इतिहासकारों द्वारा ब्रह्मपुर राज्य से की गई है,
इस कीमोपोलो से किसकी पहचान की गई है? ब्रह्मपुर राज्य की पहचान की गई है। तो दो चीज बोलता है ह्वेनसांग जब आता है भारत में, तो ये जब वहां से वापस जाता है तो क्या दो चीजें बोलता है। एक तो बोलता है मोयूलो, मोयूलो किसको बोला गया? इसके द्वारा हरिद्वार को बोला गया। और पोलो कीमोपोलो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में ब्रह्मपुर राज्य के लिए क्या लिखा गया था? तो पोलो कीमो पोलो, ठीक है। और इसका यात्रा वृत्तांत क्या था? सीयू की, ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने इतिहास उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या चीजें बात की थी भाई? जो जानकारी के स्रोत थे हमने देखा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे थे। अब एक और एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई है, क्योंकि देखिए अब हम आधुनिक इतिहास की तरफ जाने लगे हैं, और जैसे जैसे हम आधुनिक इतिहास की तरफ जाएंगे तो एक दो नई जानकारी के स्रोत और मिलेंगे। एक जानकारी का स्रोत उसमें से क्या है? विदेशी यात्री का विवरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदेशी यात्री का विवरण, विदेशी यात्री का विवरण। क्योंकि जो विदेशी यात्री भी आएगा कुछ ना कुछ तो लिख के जाएगा ना। आप खुद ही सोचिए, कोई विदेशी यात्री आया, यहाँ की कोई चीज उसे अच्छी लगी या बुरी लगी, उसको क्या लिखेगा? वो अपनी किसी बुक में या अपनी जीवनी में ऐसा लिख सकता है, तो हम उसका क्या दिखेंगे? विदेशी यात्री का विवरण। ये भी एक जानकारी के स्रोत होते हैं इतिहास में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, विदेशी यात्री का विवरण, ठीक है। तो विदेशी यात्री का विवरण भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। तो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो था उससे मोयूलो और पोलो कीमोपोलो, ये यहाँ पे दो चीजें बोली गई है, ठीक है। मोयूलो हरिद्वार को बोला उसने, और पोलो कीमोपोलो किसको बोला? ब्रह्मपुर राज्य को बोला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी के स्रोत था ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। और दूसरा क्या था? तालेश्वर अभिलेख था। तालेश्वर अभिलेख से क्या मिला भाई? इसके खोजकर्ता थे वाई के गुप्ते। और दूसरी बात मैंने बताई, यहां पे शासक कौन कौन शासन यहाँ पे राज्य कर रहे थे, ठीक है, शासन कर रहे थे, उनके बारे में, ठीक है, यानी कि राजाओं का यहाँ पे सीक्वेंस लिखा गया है। और मुद्रा, ये जो मुद्रा थी, देखिए दूसरी चीज यहाँ पे मुद्रा है, ठीक है ना। एक चीज तो क्या? तालेश्वर पत्र है, अभिलेख है, ठीक है, ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र है, ताम्र अभिलेख, ठीक है। और दूसरी चीज क्या? जो मुद्रा है, मुद्रा में भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो दो चीजें हैं, एक तो मुद्रा में है और दूसरा तुम्हारा तालेश्वर अभिलेख में है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे देखनी होंगी, इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से शासकों का वंश लिखा गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। वंशावली, दो चीजें हैं भाई। कितने ताम्र अभिलेख मिले थे? दो ताम्र अभिलेख मिले थे, अभी मैं बताऊंगा। दो ताम्र अभिलेख। तो अगर हम देखें अभिलेख के अनुसार, देखते हैं दो चीजें हैं जो राजवंश की वंशावली आपको देखने को मिलेगी, एक अभिलेख के अनुसार, एक मुद्राओं के अनुसार, ठीक है, मुद्राओं के अनुसार। अगर अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख के अनुसार इनका जो राजा था वो विष्णुवर्मन, सबसे पहला जो नाम मिलता है विष्णुवर्मन का मिलता है, उसके नीचे वृषवर्मन का मिलता है, फिर अग्निवर्मन का मिलता है, ठीक है, और फिर द्विजवर्मन का नाम मिलता है। ये नाम मिलता है। मुद्राओं के अनुसार अगर आप देखते हो, मुद्राओं के अनुसार इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख के अनुसार और मुद्रा के अनुसार, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। मुद्रा के अनुसार आपको अग्निवर्मन, अग्निवर्मन, फिर द्वितीयवर्मन, द्वितीयवर्मन, और फिर उसके नीचे फिर से आपको देखने मिलता है विष्णुवर्मन का नाम, विष्णुवर्मन का नाम। तो देखिए अब इतिहासकार इसे क्या मानते हैं, यहाँ पे बड़ा संकोच हो जाता है, अलग अलग चीज़ें, बहुत विवाद यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं केपी थपलियाल के अनुसार, ठीक है, केपी थपलियाल के अनुसार क्या है? केपी थपलियाल के अनुसार जो द्विजवर्मन है और द्वितीयवर्मन है ये एक ही है, ठीक है, इन दोनों को एक ही माना गया है, एक ही माना गया। अगर इन दोनों को एक ही माना गया तो टोटल वंशावली किस तरीके से बनी? अगर टोटल हम देखें तो सबसे पहले आया विष्णुवर्मन, सबसे पहले आया विष्णुवर्मन, ठीक है, और दूसरा फिर इसके नीचे क्या आया? वृषवर्मन, वृषवर्मन, वृषवर्मन। उसके बाद इसके नीचे फिर कौन आया? अग्निवर्मन, अग्निवर्मन, अग्निवर्मन के नीचे क्या आया? द्वितीयवर्मन या द्विजवर्मन, जो भी, ठीक है, और उसके नीचे आया विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन।
तो देखो विष्णुवर्मन पहले भी आया और बाद में भी आया, तो इसे फर्स्ट बोल दिया गया और इसे बोल दिया गया विष्णुवर्मन सेकंड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ से देखना, ये जो अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन है, जब इनके नाम के आगे देखा गया तो यहाँ पे एक उपाधि लिखी गई थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम भट्टारक। क्या लिखी गई थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। समझना भाई, देखिए इनके ऊपर एक उपाधि लिखी गई है जिसका नाम क्या है, परम भट्टारक महाराजाधिराज, जबकि ये जो ऊपर वाले शासक हैं इनके ऊपर कोई ऐसी उपाधि नहीं लिखी गई है। देखिए तो आप समझ सकते हैं, इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो दो शासक थे कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र शासक ना हो, ऐसा हो सकता है ना, और ये क्या हो, स्वतंत्र शासक हो, और इनके आगे क्या है, परम भट्टारक महाराजाधिराज एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है, ठीक है, तो इसको लगाया गया हो इनके ऊपर, ठीक है। तो ये स्वतंत्र शासक, यानी कि अब तक जो हर्षवर्धन का शासन था यानी कि टोटली समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, ऐसा माना जा सकता है यहाँ से कि हर्षवर्धन का शासन जो है समाप्त हो गया होगा। तो यहाँ से जो है इनका शासन चला जब से, तो इनको परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि मिल गई होगी, ठीक है, ये आइडिया लगाया जा सकता है यहाँ से। तो ये तुम्हारा मुद्राओं के अनुसार और अभिलेखों के अनुसार। अब ताम्र अभिलेख कितने मिले थे भाई? 2 अभिलेख मिले थे, ठीक है। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक किसका मिला था, एक द्विजवर्मन या जो द्वितीयवर्मन है इसका मिला था एक अभिलेख, ठीक है, और दूसरा मिला था विष्णुवर्मन का। 2 ताम्र अभिलेख मिले हुए थे। ताम्र अभिलेख कितने मिले थे? तो 2 अभिलेख मिले हुए थे, ठीक है। तो ये जानकारी के स्रोत हैं पौरव राजवंश के, ठीक है भाई। पौरव राजवंश के लिए 2 जानकारी के स्रोत, एक तो हमने देख लिया ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में क्या बोला था, ठीक है, पोलो कीमो, पोलो बोला गया ब्रह्मपुर राज्य के लिए, ठीक है, और जबकि मोयुलो हरिद्वार के लिए बोला गया है, ठीक है। और उसने क्या बताया था, जो तुम्हारा पौरव राजवंश, ये जो पौरव राजवंश शासन कर रहा था ब्रह्मपुर में, तो ये इसे क्या बोला गया, इंद्र की नगरी उसने कहा, ठीक है। तो इस सब इंद्र की नगरी भी बोला गया है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन, ठीक है। तो ये क्या था, ये तो इनके राजवंशों की वंशावली थी, ठीक है, ये राजवंश की वंशावली होगी पौरव राजवंश की, ठीक है, ये बात होगी। तो हमने क्या क्या जान लिया भाई, हमने देख लिया कि इनका जो शासन था भाई, कब से, जो ये हर्षवर्धन था इसकी मृत्यु कब होती है, 647 ईस्वी में होती है, और यहाँ से लगभग 725 ईस्वी तक जो शासन करता है वो आपका पौरव राजवंश करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझना रहेगा कि इसे पर्वताकार क्यों बोला गया, ठीक है, या पौरव राजवंश ये क्यों बोला गया इनको, ठीक है। वैसे तो इनके नाम के पीछे क्या लगा, वर्मन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इनको पौरव राजवंश बोला गया या पर्वताकार राजवंश बोला गया, इसके पीछे की कहानी क्या है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो आप देखें, तो आगे हम क्या देखेंगे, इसके जानकारी के स्रोत हमने देख लिए। अब हम इसके बारे में पर्वताकार राजवंश क्यों बोला इसको हम समझेंगे। दूसरा, ये किस तरीके से टैक्स है, इनके टाइम में क्या शासन प्रशासन प्रणाली, देखिए अभी ये अभिलेख जो है, अभिलेख सिर्फ इतनी बात को नहीं बताएंगे भाई, खाली शासन इनका वंशाक्रम लिख दिया, वंशावली लिख दी तो इतना हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अभी हमको और भी चीज़ मिलती है अभिलेख में। अभिलेख में हमको क्या मिलता है भाई, अभिलेख में देखिए, अभिलेख में हमको कुछ और जानकारी के स्रोत मिलते हैं कि राजाओं का जो ये वंशावली है, वंशावली से क्या पता चल रहा है, शासन प्रशासन। अगर हम देखें पौरव राजवंश का शासन प्रशासन, ठीक है, पौरव राजवंश का शासन, पौरव राजवंश का शासन, यह इनकी शासन प्रणाली, ठीक है, पौरव राजवंश की शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कैसी शासन प्रणाली थी भाई। देखिए तो एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली है, राजतंत्रात्मक, ठीक है, राजतंत्रात्मक, ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि राजा का ही बेटा राजा है, ठीक है। देखिए विष्णुवर्मन है, वृषवर्मन आया, अग्निवर्मन आया, द्विजवर्मन आया, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। तो यहाँ पे जो शासन प्रणाली होगी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी। पहली बात यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है, ये बात आ गई। अब दूसरी बात, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो शासन होगा, शासन सारा का सारा शासन किसके हाथ में होगा, शासन जो होगा वो राजा ही संभालेगा, ठीक है। तो शासन कौन करेगा, पूरा का पूरा राजा करेगा, ठीक है। अब तो हम समझते हैं पर्वताकार राजवंश के बारे की स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, पर्वताकार राजवंश, पौरव राजवंश को क्यों कहा गया, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से स्थिति थी। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें
तो यहाँ पे खसों का शासन था, ठीक है, खस अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। और इस क्षेत्र में मित्र राजवंश था, मित्रवंश, ठीक है ना, यहाँ को मित्रवंश। और इधर बात करें तो इधर क्या था, ये शत्रुघ्न नगर, ठीक है, ये शत्रुघ्न नगर। और यहाँ पे इसके ऊपरी क्षेत्र में देखें, देखिए यहाँ पे एक चमोली क्षेत्र में कार्तिकेयपुर राज्य, ठीक है, यहाँ पे चमोली क्षेत्र में कार्तिकेयपुरीय राजवंश जो है ये यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है, कार्तिकेयपुर राज्य था। और अगर हम इधर बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र तुम्हारा क्या होगा, ब्रह्मपुर राज्य होगा। देखिए, क्योंकि ब्रह्मपुर राज्य की एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी इतिहासकार के समझ में उतनी अच्छे से नहीं आ पाई, ठीक है, तो इसको बता भी नहीं पाते ढंग से, कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया ठीक से, ठीक है, कि ब्रह्मपुर। देखिए, क्योंकि अगर वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भी आप देखते हो तो उसने क्या लिखा, उसने ब्रह्मपुर की स्थिति को नहीं बताया, उसने पोलो कीमोपोलो बोल दिया उसके लिए, लेकिन उसने स्थिति को नहीं बताया। और यहाँ पे क्या था, एक स्वर्ण गोत्र, ठीक है, ऊपर कल्याण वर्मन का शासन था, कल्याण वर्मन, ठीक है, और यहीं पे क्या था, स्वर्ण गोत्र को स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है, स्त्री राज्य, ठीक है, महिला शासन यहाँ पे था तो स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है, स्त्री राज्य की संज्ञा। तो अगर पूछा जाए स्त्री राज्य किसे बोला गया है तो स्वर्ण गोत्र को बोला गया है इसी के ऊपर। और ये आपका क्या रहा होगा, ब्रह्मपुर राज्य रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, इस ब्रह्मपुर राज्य की बात करें तो इसको पर्वताकार क्यों बोला गया, क्योंकि चारों तरफ से अगर देखते हो तो पर्वतों से ढका हुआ है, ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय में आपको पता है कि मध्य हिमालय का जो क्षेत्र आता है मोस्टली वो क्या आता है, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका था वो कौन सा था, ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश यहाँ पे शासन कर रहा था। तो चारों तरफ से मध्य हिमालय, ठीक है, ये मध्य हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देखते हो कि मध्य हिमालय क्षेत्र में चारों तरफ से क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और उससे बीच में क्या है, रहने की जगह है ना, इस तरीके से। तो ये ब्रह्मपुर राज्य था जो कि मध्य हिमालय क्षेत्र में था, चारों तरफ से पर्वतों से ढका हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पर्वताकार। ये पर्वताकार राजवंश कहाँ देखने को मिलता है, अभिलेखों में इसे लिखा गया पर्वताकार राजवंश, ठीक है। और ये पर्वताकार शब्द से ही कहीं ना कहीं पौरव शब्द निकल के आया, पौरव राजवंश निकल के आया, ठीक है। अब देखिए भाई, ये तो था तुम्हारा कार्तिकेयपुर राजवंश। इससे पहले क्या था, एक आपको डाउट रहेगा कि कर्तपुर, ठीक है ना, कर्तपुर राज्य और कार्तिकेयपुर राज्य क्या एक ही हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं भाई, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। कर्तपुर राज्य का विलय पहले ही हो जाता है, ठीक है ना, जब यहाँ पे गुप्त शासन था, ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा आता है, ठीक है ना, वो शासन करता है। और जो कर्तपुर राज्य का कर्तपुर या फिर खसाधिपति एक राजा था, ठीक है, उसकी बेटी को ये क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है और वो क्या करता है, इसको कैद से छुड़ाता है और वहां से क्या कर लेता है, जो कर्तपुर राज्य है उसको अपने आप में क्या कर लेता है, विलीन कर लेता है, ठीक है। तो वो तो गुप्त जो शासन थे वहीं विलीन हो गया, ठीक है, कौन सा, आपका कर्तपुर राज्य। तो ये जो यहाँ पे राज्य है कार्तिकेयपुर राज्य, ये क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है, कार्तिकेयपुर राज्य अलग है और कर्तपुर राज्य अलग है, तो दोनों को एक नहीं समझना है, कर्तपुर राज्य अलग है, ठीक है, इसका विलीन हो जाता है, पहले ही विलय हो जाता है कर्तपुर राज्य का, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कार्तिकेयपुर राज्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण गोत्र स्त्री राज्य था, इसके ऊपर कल्याण वर्मन का शासन था, यहाँ शत्रुघ्न नगर था, ठीक है, और यहाँ मित्रवंश शासन कर रहा था। और कुमाऊं के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खसों का शासन यहाँ पे अभी भी था, ठीक है। तो ये कुछ स्थिति थी। और पर्वताकार राजवंश क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है कि पर्वताकार राजवंश चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, पर्वताकार राजवंश बोला गया। किसको, आपके ब्रह्मपुर को, ठीक है। ये एक बात यहां से निकल के आ गई। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए इतनी हमने बात कर ली है, अब हम इनके शासन प्रणाली की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज होती है शासन प्रणाली, ठीक है ना। और शासन प्रणाली से कर उपग्रह ये सब चीजें हैं, इनसे आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पौरव राजवंश है, इनके समय कौन सा कर नहीं था या कौन सा कर था, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं भाई पौरव राजवंश की जो तुम्हारे शासन प्रणाली थी वो किस तरीके से थी, ठीक है। अब देखिए, तो शासन प्रणाली, पौरव राजवंश की शासन प्रणाली, किसकी शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, अभी पौरव राजवंश से पढ़ने तो इन्हीं की शासन प्रणाली पढ़ेंगे भाई, है ना, पौरव राजवंश। तो पौरव राजवंश की शासन प्रणाली, ठीक है,
पौरव राजवंश की शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली थी। सबसे पहली बात तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे राजा का बेटा ही क्या होता था, राजा होता था। ठीक है ना, तो राजा का बेटा ही क्या है, राजा है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे है ना, राजा का बेटा ही क्या बन रहा है, राजा बन रहा है। दूसरी बात, जो राजा है, राजा क्या है, सभी चीज में प्रधान है। यानी कि अगर हम बात करें न्यायपालिका या कार्यपालिका का प्रधान कौन होता था, तो न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों का प्रधान जो है वो राजा ही होता था। न्यायपालिका व कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन है, राजा है। ठीक है, तो राजा, जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, दोनों में प्रधान कौन है, राजा ही है। ठीक है, तो राजा ही क्या होगा, न्याय और कार्य जो भी देना है, दंड देना है, वो सब काम कौन करेगा, राजा करेगा। ठीक है, ऐसे आज की तरह कोई जज वज इस तरीके से कोर्ट थोड़ना था। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या था, राजा ही क्या करेगा भाई, सभी चीज़ कार्यपालिका न्यायपालिका सब चीज़ किसको संभालना है, राजा को ही संभालना है। और राजा का ही बेटा क्या बनेगा, राजतंत्रात्मक। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, ये आपके समझ में आ रही होगी बात, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, शासन प्रणाली कैसी है, राजतंत्रात्मक है। ठीक है, राजा का ही बेटा राजा बन रहा है और राजा जो है न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों का प्रधान होगा, यही सब चीज देखेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है, ठीक है, कि यहाँ किस तरीके से कर लगाए जाते थे। ठीक है ना, कर। ठीक है, तो कर कहाँ से वसूला जाएगा, राजस्व कर। ठीक है, राजस्व जो टैक्स है वो क्या लिया जाएगा, जनता से टैक्स लिया जाएगा, राजस्व वसूला जाएगा, कर वसूला जाएगा। ठीक है, और कर कहाँ से आएगा भाई, अब उस समय में मोस्टली क्या होता था, लोग वह कृषि कार्य करते थे, तो भूमि से ही क्या निकल के आता है, भूमि से ही कर निकल के आएगा, है ना, भूमि से ही क्या निकल के आएगा, कर निकल के आएगा। तो भूमि से ही लोग क्या करेंगे, जो कृषि कार्य करेंगे उसी से कुछ कर लिया जाएगा। तो राजस्व कर कितना था, तो भूमि का 1/6 भाग। ठीक है ना, ज़्यादातर ये देखा जाता है, कोई भी शासक शासन कर रहा था तो 1/6 भाग जो होता है वो कर के रूप में ले लेता था राजा। ठीक है, तो 1/6 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, राजा ले लेता था कर। ठीक है, अब देखिए भाई, जो राजस्व कर वसूला जाता था किस तरीके से वसूला जाता था। ठीक है, और यहाँ की भूमि किस प्रकार की थी। ठीक है, भूमि के भी तो प्रकार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भूमि थी। कुछ भूमि क्या थी, जैसे उच्च भूमि। ठीक है, एक उच्च भूमि थी, दूसरी क्या थी, निचली भूमि, उच्च भूमि, निचली भूमि। और तीसरी प्रकार जो थी वो क्या थी, सिंचित और असिंचित भूमि, सिंचित व असिंचित भूमि, असिंचित भूमि। ठीक है, तो सिंचित और असिंचित भूमि दो प्रकार की क्या थी, भूमि थी भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, एक तो उच्च भूमि थी, ठीक है, और दूसरी निचली भूमि थी, और तीसरी क्या थी, सिंचित व असिंचित भूमि थी। अगली बात हम क्या करेंगे, देखिए, एक तो ये होगी भूमि, दूसरी बात हम क्या करेंगे, यहां से हम बात करेंगे कि भूमि कर किस प्रकार में लिया जाता था। ठीक है ना, एक तो चीज क्या है, 1/6 भाग तो ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कितने प्रकार के कर होते हैं, कर हमारे अलग अलग प्रकार के कर होंगे। ठीक है, तो करों के प्रकार, और तीसरी बात है कि करों को किस प्रकार से लिया जाता था, क्योंकि जैसे आज हम क्या कहते हैं, स्क्वायर फीट बोलते हैं। ठीक है ना, जनरली भूमि का मेजरमेंट है, कहीं पर आपको जमीन लेनी है, मकान बनाना है, तो आप क्या लेते हो, मकान को वर्ग मीटर में लेते हो ना, स्क्वायर फीट में बोलते हो, इतना स्क्वायर फीट चाहिए, इतना स्क्वायर फीट है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, कुछ अलग चलता होगा ये। ठीक है, तो ये सब जो नापतोल है, नापतोल की इकाइयां जो होंगी अलग होंगी, तो उनको हम प्रकार क्या था, भूमि से ही क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। और भूमि उच्च प्रकार की भूमि, इसे बोला जाता था राजक स्थल। और दूसरा जो निचली भूमि है, निचली भूमि को गढ़ता कहा जाता था। और तीसरा सिंचित भूमि और असिंचित भूमि, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। ठीक है, पौरव राजवंश में सिंचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था, जबकि निचली और उच्च स्थल युक्त भूमि जो होती है राजक स्थल बोला जाता था, और इसे बोला जाता था गढ़ता। ठीक है, ये था। अब हमारे जो यहाँ पे देखिए, करों को किस तरीके से, भूमि को का मापन किस तरीके से होता था, मापन प्रणाली है ना, मापन प्रणाली की भी हमको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, तो मापन प्रणाली को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, भूमि कर का आधार क्या है, राजस्व कर का आधार क्या है, भूमि। ठीक है, राजस्व कर जो लिया जाएगा वो भूमि से लिया जाएगा, और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राजक स्थल इसको बोला जाता था। अब देखिए,
कर। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, कर जो टैक्स लिया जा रहा है वो किस तरीके से, तो द्रोण, कुल्य व खारी, ये 3 प्रकार से क्या लिया जाता है उस टाइम पे भूमि का मापन किया जाता है। कर मापन, मापन प्रणाली आप कह सकते हो, कर मापन। ठीक है, द्रोण। अब ये द्रोण क्या है भाई, हमको क्या पता है ना कि 1 द्रोण 1 द्रोण क्या है। देखिए इस तरीके की समस्याएं बहुत राजवंश के साथ आई होगी। ठीक है, जैसे अलग अलग जो तो हमारे इन चीज़ों को मापन प्रणाली को समझते होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी मापन प्रणाली को नहीं जानते होंगे उनको ये दिक्कत बहुत ही आती होगी। जैसे सबसे पहले अगर अंग्रेज भी आए होंगे तो जब यहाँ से टैक्स वसूला होगा उनको भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि उनके वहाँ तो अलग प्रणाली चलती होगी और उस समय हमारे वहाँ अलग प्रणाली चलती होगी। ठीक है, तो फिर उनने क्या किया होगा, फिर सब जितने भी राज्य होंगे अपने अपने कब्जे में जितने भी राज्य उनने किए वहाँ पे अपनी प्रणाली चलाएंगे, है ना। क्योंकि भाई राजा, अगर खुद ही बताओ, अगर वो राजा से पूछेंगे कि भाई तेरी कितनी ज़मीन है, तो किस में बताएगा, वो किसी अलग, उसका मेजरमेंट कुछ अलग होगा, है ना। जैसे यहाँ पे नाली मुट्ठी इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे अलग। अब देखिए 1 द्रोण की बात हम करते हैं तो 1 द्रोण, ठीक है, ये क्या होता है 32 सेर के बराबर, 32 सेर यानी कि 16 नाली के बराबर होता है। ठीक है, और 1 कुल्ली जो है ये किसका 8 द्रोण के बराबर होता है, और 1 खारी के बराबर कितना होता है 20 आपका। ठीक है, 20 कुल्ली होता है आपका। ठीक है, ये तो फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो मापन प्रणाली थी। ठीक है, मापन प्रणाली से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, या बोल देगा इनमें से कौन सा नहीं था, ये भी बोल सकता है ना। द्रोण, कुल्य, खारी और कुछ और दे देगा। ठीक है, नाली, शेर, कुछ ऐसा दे देगा। तो ये तो हमने इसको कन्वर्ट किया, इसके बराबर होता है, हम ऐसा बोल रहे। ये है नहीं मापन प्रणाली। मापन प्रणाली क्या है, द्रोण, कुल्य और खारी है किसके, पौरव राजवंश में जब शासन कर रहा था। तो 2 चीज मैंने आपको 2 चीजें बता दी। जो राजस्व कर का आधार था भूमि था। ठीक है, राजस्व कर कहां से वसूला जाता था, राजस्व कर का आधार आपका भूमि हो गया। ठीक है, आधार इसका क्या है, भूमि, भूमि से लिया जा रहा है। भूमि मैंने बता दिया इनकी उच्च भूमि, ठीक है, स्थल युक्त भूमि और निचली भूमि, और दूसरी सिंचित और असिंचित भूमि जिसे केदार और सारी भूमि कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि केदार भूमि किसे कहा जाता है, पौरव राजवंश के समय केदार भूमि किसे कहा गया, तो केदार भूमि किसे कहा गया, जो आपकी सिंचित भूमि थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कर मापन का आधार हो गया। अब अगर हम एक और बात कर लेते हैं तो कर कितने प्रकार के, जो टैक्स हैं, टैक्स कितने प्रकार के। देखिए अगर हम ये पौरव राजवंश में करों की बात करें, कर, ठीक है ना, कर, तो 3 प्रकार के कर यहाँ पे होते थे। ठीक है, एक हम करों को क्या क्या बोलते थे भाई, भाग, भोग व बलि। ठीक है, भाग, भोग और बलि 3 प्रकार के कर यहाँ पे टैक्स ये वसूलते थे। ठीक है, जो ये यहाँ पे कर लिए जाते थे, 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, भाग, भोग और बलि। तो अगर हम इसकी बात करते हैं भाग, तो भाग तो आपके समझ में आ ही रहा होगा नॉर्मली, कितनी आपकी ज़मीन कितनी है। जैसे भाई पौरव राजवंश अपना शासन कर रहा है, ठीक है ना, तो उसने क्या बोला, अगल बगल जो जितने भी राज्य उनके अंडर में आते हैं, तो वहाँ से अगर तुमने टैक्स वसूलना है तो भाई एक गाँव है, भाई कोई भी गाँव है, तो वहाँ से कितनी ज़मीन है आपकी वो देख लो। सिंपल सा यहाँ से ज़मीन देख ली और ज़मीन से उतना भाग वहाँ से 1/6 भाग ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से जो भी फसल है उसके अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा क्या आता है, भोग। ठीक है, अब कुछ आप देख सकते हो कि कुछ जो जगहों पे क्या होता है, भूमि नहीं करते, कृषि कार्य नहीं करते। जैसे हमारी कुछ जो जनजातियां होती है, जनजातियां प्राचीन समय से ही क्या करती हैं, इस तरीके से कृषि कार्य वहाँ के कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, वो पहले से किसके साथ व्यापार करते थे, चीन तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार करते थे, वो क्या, उनसे कैसा कर लिया जाएगा, अब उनसे कुछ ना कुछ तो वसूलना पड़ेगा ना, है ना। तो वहाँ पे क्या कृषि कार्य तो करते नहीं है, तो कर वसूलेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार का नगद कर हो सकता है ना, नगद कर। ठीक है, भाग समझ में आ गया, भाग, भोग और बलि। और तीसरा प्रकार का जो कर है बलि, ये आज तक समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बलि कर क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आया और कहीं पर इसका स्पष्टीकरण लिखा भी नहीं गया है। ठीक है, तो बलि कर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमने 2 कर देख लिए, एक तो भाग हो गया, दूसरा भोग हो गया और तीसरा हो गया बलि। ठीक है, इस प्रकार के कर कहाँ पे लगाए जाते थे, पौरव राजवंश के, जब पौरव राजवंश शासन कर रहा था तो 3 प्रकार के कर यहाँ पे लिए जाते थे। आजकल ठीक है, ये करों से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी करों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो पौरव राजवंश हो, आगे चाहे आप कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ोगे, ठीक है, या आप पढ़ोगे आगे
चंद्र राजवंश पढ़ोगे या पवार राजवंश पढ़ोगे कहीं पर भी, तो ये कर वहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, किसी भी कर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इतनी बात कर ली, शासन प्रणाली की बात हमने कर ली है। अब देखिए शासन प्रणाली के बाद अगला हम और क्या देखेंगे यहाँ पे कि किस किस तरीके से शासन होता था। ठीक है, और क्या क्या शासकों को हम क्या क्या बोलते थे यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन से पद थे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इनके पदों को। शासन प्रणाली की, पौरव राजवंश की शासन प्रणाली, पौरव राजवंश की शासन प्रणाली। अगर हम शासन प्रणाली की बात करते हैं पौरवों की, किस तरीके से शासन प्रणाली इनकी थी, तो सबसे पहली बात ये बोलते हैं देश। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, किसी भी अगर ये राज्य है जैसे, तो हम ये इसको क्या बोलते थे, देश बोलते हैं। ठीक है ना, देश बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका क्या होता था, देश। देश के नीचे फिर क्या आता था, प्रांत, और प्रांत के नीचे आता है इनका तहसील। ठीक है, तहसील, और तहसील के नीचे क्या आता है, ग्राम। ठीक है भाई, इस तरीके से कुछ शासन प्रणाली इनकी होती थी, देश। तो सबसे पहले पौरवों का एक देश, तो उस समय में क्या बोला जाता था, क्योंकि राजा है भाई, राजा के यहाँ का होगा, एक देश का होगा, तो ये बोलते थे कि हम देश के राजा हैं। ठीक है, तो ये क्या होता था, पौरव राजवंश की शासन प्रणाली कुछ इस तरीके से होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम, ग्राम को क्या बोलते थे, ग्रामाक्ष पटलित बोलते थे, ग्रामाक्ष पटलित। ठीक है ना, ग्रामाक्ष पटलित बोलते थे। प्रांत को क्या बोलते थे, भुक्ति बोलते थे, भुक्ति। ठीक है, और इसको बोलते पाठक। ठीक है, कुछ ऐसे नाम होते थे इनके। देश को तो देश ही बोलते थे, देश को देश ही बोलते थे, प्रांत को भुक्ति बोलते थे, पाठक बोलते थे, और इसे ग्राम, ग्राम को ग्रामाक्ष पटलित बोलते थे। ये पौरवों की क्या थी, शासन प्रणाली थी। कुछ इस तरीके की शासन प्रणाली पौरवों की थी। दूसरी बात अगर हम करते हैं आगे, देखिए इन्हीं के। ठीक है, पौरव राजवंश की दूसरी चीज, अब शासन प्रणाली है तो राजा होगा भाई, राजा सभी चीज को देख रहा है, तो राजा, राजा को क्या बोलते हैं, राजान्यक। ठीक है, राजान्यक बोलते थे। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या होता था, अमात्य होता था। ठीक है, और फिर क्या आता था, कुमारामात्य। ठीक है, तो ये कौन होता था, ये प्रधानमंत्री, ये जो मंत्री हुआ इसको क्या बोलते थे, ये अमात्य कहते थे। ठीक है, कुमारामात्य क्या हुआ, वरिष्ठ राजकुमार, जो बड़ा राजकुमार होगा, जो गद्दी में बैठेगा, उसके बाद वरिष्ठ राजकुमार, इसका क्या देते थे, क्या बोलते थे, वरिष्ठ राजकुमार को कुमारामात्य बोलते थे। ठीक है, कुमारामात्य। फिर क्या आता, उसके नीचे क्या आता, बालाध्यक्ष आता। ठीक है ना, बालाध्यक्ष। उसके बाद क्या आता, बाला अध्यक्ष। ठीक है, फिर ठीक है, बालाध्यक्ष हुआ, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेना का प्रमुख। ठीक है, जो बालाध्यक्ष होता था वो क्या होता था, सेना का प्रमुख होता था, बालाध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद कार्गिक। ठीक है, दो चीजें आती, कार्गिक और दंडपाशक, दंडपाशक। ठीक है, दो और इनके थे, वैसे तो बहुत सारे थे और भी थे, लेकिन जो मेन मेन है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। तो राजा, राजा को राजान्यक बोलते थे, अमात्य प्रधानमंत्री या मंत्री जो होता था उसको अमात्य बोलते थे। ठीक है, कुमारामात्य जो वरिष्ठ राजकुमार, उसके बाद जो शासन करने वाला है, बालाध्यक्ष सेना का प्रमुख होता था, और जो कार्गिक होता था, कार्गिक ये किसे बोलते थे, तो कार्गिक की अगर हम बात करें तो ये राजा तक सूचना पहुँचाने वाला। ठीक है, सूचना देने वाला। और दंडपाशक किसको बोलते थे, पुलिस, है ना, जो आप आज की पुलिस है जो दंड देती है, तो दंडपाशक है, पुलिस को बोलते थे। ठीक है, तो ये था पौरवों की शासन प्रणाली। पौरव राजवंश के बारे में हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। पौरव राजवंश जो था यहाँ पे शासन करने वाला एक शासक था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश की, ठीक है, तो क्या था, देखिए भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अब आगे क्या आता, देखिए हमने बात की थी पौरव राजवंश किसके बाद शुरू हुआ था, वर्धन वंश के बाद हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 में। उसके बाद यहाँ पे क्या था, कन्नौज का शासन था, कन्नौज का शासन बिखर गया, शासक बिखर गया। ठीक है, अब कोई है नहीं शासन करने वाला। तो 722 ईस्वी में लगभग यहाँ पे क्या था, यशोवर्मन ने आक्रमण किया, यशोवर्मन।
ठीक है, यहाँ पे कौन आता है, यशोवर्मन आता है, और यशोवर्मन क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, और यशोवर्मन के आक्रमण करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कन्नौज का जो राजा है अब कौन बन गया, यशोवर्मन बन गया। तो लगभग 725 ईस्वी तक पौरव राजवंश भी क्या हो जाता है, समाप्ति की ओर, अपने पतन की ओर चलता है। और यशोवर्मन उसके बाद क्या कर लेता है, शासन कर लेता है। कन्नौज की गद्दी पर अब कौन बैठ गया है, यशोवर्मन बैठ गया। ठीक है, कन्नौज की गद्दी पे यशोवर्मन बैठ गया है। अब देखिए भाई, इसके आगे क्या होता है उसी समय, ठीक है, कश्मीर में एक शासक शासन कर रहा था कश्मीर में। ठीक है, और उसका नाम क्या है, ललितादित्य। ठीक है, उसका नाम क्या है, ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, मुक्तापीड़ शासक का नाम था मुक्तापीड़। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, बहुत सारे, ठीक है, तारापीड़ और दो इसके और भाई बहन, चंद्रपीड़ और तारापीड़ दो इसके और भाई होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर जाते हैं, वो हार जाते हैं भाई चाइना से। ठीक है, ये कहाँ का था, ये कश्मीर का एक शासक था उस टाइम जो शासन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो शासक है ललितादित्य मुक्तापीड़, ये सबसे विजेत हो जाता है, ये जीत जाता है, विजयी हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, इसको उपाधि किसकी मिल जाती है, ललितादित्य की उपाधि मिल जाती है। अब ये जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये आक्रमण बोल देता है किस पे, यशोवर्मन पे। ठीक है, यशोवर्मन पे धावा बोल देता है यहाँ पे। ठीक है, कन्नौज पे आक्रमण बोल देता है मुक्तापीड़, क्योंकि ये भी अपना क्या कर रहा है भाई, देखिए अब ये ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर का राजा है और ये अपने शासन को क्या कर रहा है, फैला रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, और यहाँ से यशोवर्मन कन्नौज की गद्दी पर बैठ गया। अब यशोवर्मन भी अपने शासन को बढ़ा रहा है, तो दोनों राजा अपने शासन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक समय ऐसा आ गया कि ये दोनों टकरा गए और दोनों क्या हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो एक समय आना ही था, युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद क्या हो जाता है, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है वो यशोवर्मन को हरा देता है। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ क्या करेगा, यशोवर्मन को हरा देगा। 745 ईस्वी में लगभग यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसको हरा देता है, और हराने के बाद क्या हो जाता है, अब जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है ये कन्नौज का शासक कौन हो गया, ललितादित्य मुक्तापीड़ हो गया। क्योंकि इसने क्या कर दिया भाई, यशोवर्मन को हरा दिया। वर्मन शासन कर रहा, यशोवर्मन शासन कर रहा था, इसको हरा दिया, तो कन्नौज की गद्दी पे कौन बैठ गया, ये, यानी कि उत्तराखंड में भी जो ब्रह्मपुर राज्य था उस एरिया में भी कौन बैठ गया, ये किसका शासन हो गया, वहां पे भी किसका शासन हो गया, ललितादित्य मुक्तापीड़ का हो गया। अब भाई ये क्या करता है, पूरा जो हमारा हम अभी तक जो क्षेत्र देख रहे थे पूरा का पूरा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था, है ना, पूरा क्षेत्र, इसकी बात करते हैं। देखो ये इस तरीके से जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे खसु का शासन था। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे था, और ये पर्वताकार राजवंश इधर था, और इधर आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, कार्तिकेयपुर, ये, ठीक है ना, कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पे था। अब तो होता क्या है, जब ये ललितादित्य मुक्तापीड़ जीत जाता है तो अब ये क्या करेगा भाई, ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे शासन कर रहे हैं, ठीक है, मित्र वंश है यहाँ पे, ठीक है, कहीं आपका छागलेश वंश है, ठीक है, ये जो भी हैं, और ठीक है, कल्याण वर्मन का शासन है, ठीक है, स्वर्ण गोत्र है, हर जगह पे अभी क्या करेगा, इधर से अपना टैक्स कर वसूलना शुरू करेगा। सामंतवाई शासक था, क्या होता था, यहाँ पे इसका राजा इसी को बने रहने देगा, ठीक है ना, ललितादित्य मुक्तापीड़ जो, इस राजा को तो भाई यहाँ पे तो ब्रह्मपुर राज्य तो अब क्या हो गया, पतन की ओर चले गया है। ठीक है, अब ये कार्तिकेयपुर राज्य, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करता है, ये इधर जाएगा भाई, इस राज्य, इससे क्या बोलेगा, इससे बोलता है कि जो भी कर हैं तो क्या करेगा, कर को इकट्ठा करेगा और मुझे देगा। ठीक है, तो ये बोलता है ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक किसके अंडर में था, ये सारा वर्धन वंश है, ठीक है, हर्षवर्धन के शासन के अंदर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन आ गया था, नहीं उससे पहले सॉरी, यशोवर्मन के अंडर था। तो अब कौन आएगा, मुक्तापीड़ आएगा, तो मुक्तापीड़ यहाँ पे शासन करेगा, और जो भी टैक्स है अभी किसको देना होगा, मुक्तापीड़ को देना होगा। ये पूछ लेगा कि भाई सारा कर इकट्ठा करेगा और तो मुझे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे होता क्या है, लेकिन उसके बाद ये चले जाता है यहाँ से, ये बोल के चले जाता है कि भाई टैक्स वैक्स वसूलना और मुझे देना, लेकिन ये उसके बाद चले जाता है। और चल जाने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, कश्मीर चले जाता है अपने वापस, और कश्मीर जाने के बाद ये फिर पश्चिमी क्षेत्र में चले जाता है, वहाँ अपना क्या पता है, वहाँ भी ये कुछ युद्ध कर रहा हो या कुछ क्षेत्र को वहाँ से भी जीत गया हो, तो ये उधर ही चले जाता है। उसके बाद ये वापस लौट के नहीं आता है। तो होता क्या है उसके बाद, अगर ये लौट के नहीं आएगा तो ये वाला जो राज्य है अब अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को क्या, यहाँ पे देखिए आप कोई शासन है नहीं, तो किसके अंडर है, किसी के अंडर नहीं है, ठीक है ना, तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये विजेता घोषित कर लेगा, यानी कि यहाँ पे आप किसी का शासन नहीं होगा, तो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र शासक कह सकते हैं हम।
ठीक है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेंगे। ठीक है, कार्तिकेयपुर राज्य वाले क्या कर लेंगे, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेंगे। और फिर आप इसी राजवंश के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है ना, अब हम अगले वीडियो में किसकी बात करेंगे, कार्तिकेयपुर, ठीक है, जो आपके ये कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने दो चीज बता दी थी, कार्तिकेयपुर और कर्तपुर ये अलग अलग है। ठीक है ना, तो हम इसकी बात करेंगे आगे, कार्तिकेयपुर राजवंश। अब यहाँ पे इसका शासन चलेगा, बाकी मैंने पौरव राजवंश को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।